नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हिंदी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, पूरी की पूरी हिंदी वर्णमाला आज एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है और हिंदी वर्णमाला ना पूछी जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला को डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, पूरी वर्णमाला इसी वीडियो में समाप्त करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो को पूरा देखो दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो क्योंकि प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो हिंदी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे वर्ण। वर्ण जो होता है हमारा, ये हमारी सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। ठीक है, वर्ण। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ध्वनि। ठीक है, वर्ण जो होती है ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ण पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहा जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे वर्ण हो गए आ हो गया, बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, ई क ख ग घ, जितने भी सारे वर्ण होते हैं ये वर्ण होते हैं हमारे दोस्तों। ठीक है, इनको हम ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अब हम वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में हम इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं वर्णमाला को। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चंस परीक्षाओं में ये पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं, या फिर उसमें सीधी सीधी परिभाषा दी हुई होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या फिर समास कहते हैं। मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, तो उसमें वर्णमाला पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, वर्णमाला जैसे हमारी एक फूलों की माला होती है, जिस प्रकार से हम फूलों को एक धागे में अलग अलग करके पिरो करके एक माला तैयार करते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये वर्णमाला होती है, वर्णों की माला। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे वर्ण पिरोए होते हैं दोस्तों। ठीक है, तभी हमारी तैयार होती है वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम वर्णों के भेद या वर्णों के प्रकार। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, पहला है हमारा स्वर और दूसरा है व्यंजन। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में हम इनको वोवेल्स बोलते हैं, स्वर को और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनको हम करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग करके डिस्कस। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले देखते हैं हम स्वर। पहला क्या है हमारा? स्वर, वोवल्स। ठीक है दोस्तों, स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब इनको बोलने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, इनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वर जो होते हैं हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 11। कहीं कहीं 13, मतलब 13 भी पूछ लिया जाता है। अगर कुल वर्ण पूछे तो अंग और अंघा को भी लगा लिया जाता है, लेकिन वो वैसा अयोग्यभाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? वो अयोग्यभाव होते हैं, तो उनको स्वरों की श्रेणी में से निकाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ना तो वो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं दोस्तों, उनको अयोग्यभाव कहा जाता है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, अंग और अंघा ये कैसे होते हैं? ये अयोग्यभाव होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, और स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? 11। तो आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये हमारे 11 हो गए दोस्तों। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, रे ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 11
स्वर हो गए दोस्तों। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है परीक्षाओं में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 11 ही लगाएंगे, 11 ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए स्वर, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है दोस्तों, ये 11 आपके स्वर हो गए। ठीक है, तो अयोगवाह होते हैं ये अंग और अंगा, ये हमारे अयोगवाह होते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, इनको स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्वर आगे देखते हैं, तो आगे है हमारा स्वर के प्रकार। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम स्वर के प्रकार। स्वर जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हास्य स्वर देखते हैं पहले हम। हास्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर कितने होते हैं हमारे? हास्य स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, मतलब छोटे छोटे होते हैं सभी ये। ठीक है दोस्तों, आ, ई, ऊ और री, ये हमारे 4 हास्य स्वर होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, मतलब हास्य स्वर जो बोलने में इतना समय लगता है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। दीर्घ मतलब विस्तृत होता है ना, बड़ा। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। ठीक है, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे? 3 और 2 5, 5 और 2 7। ये हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? इनकी होती है 7। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? सॉरी, दीर्घ स्वर की कितनी संख्या होती है? 7 होती है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और कितनी संख्या कितनी होती है दीर्घ स्वर की? 7 संख्या होती है। 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें सभी बड़े आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 7 हो गए हमारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? प्लुत स्वर। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दीर्घ समय से भी अधिक समय, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? प्लुत स्वर कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे अंग्रेजी के एस अक्षर से व्यक्त करते हैं। इस तरीके से इस टाइप से मिलेगा आपको। ठीक है, ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, हिंदी में इनका यूज नहीं है प्लुत स्वर का। ठीक है, हिंदी में हमेशा दीर्घ और हास्य ही पूछे जाते हैं, प्लुत स्वर का कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग जो है वो संस्कृत भाषा में है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण जैसे ओम हो गया, नमो शुतुय, है ना, इचो, अवा अवा, ये हो गया, ये इसके उदाहरण है। इस टाइप से शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हिंदी में यूज नहीं होता है, ये प्लुत स्वर जो होता है ये संस्कृत में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, नोट में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अंग और अनुस्वर, अंग को अनुस्वर एवं अंगहा को विसर्ग कहते हैं। इन्हें दोनों को अयोगवाह भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अंग और अंगहा को, ठीक है, क्या कहेंगे? अंग को तो अनुस्वर कहेंगे एवं अंगहा को कहेंगे विसर्ग। ठीक है, दोनों को मिलाकर के क्या कहेंगे? अयोगवाह। ठीक है, क्या कहेंगे? अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको प्लुत स्वर भी समझ में आ गया होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये इसे अंग्रेजी के एस अक्षर से व्यक्त करते हैं और यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनको बोलने में बहुत समय लगता है। जैसे हम बोलेंगे ओम, है ना, तो इसमें बहुत समय लगता है, इसमें प्लुत स्वर में, ये संस्कृत में ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इससे अगली वीडियो किसकी चाहिए वो भी आप हमको बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा व्यंजन, अब डिस्कस करेंगे हम व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है,
व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर में क्या हो रहा था, स्वर को किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं थी, स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, लेकिन व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 33। ठीक है, कितनी होती है, 33। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है व्यंजनों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों के प्रकार देखेंगे। पहला देखते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण प्राणवायु अथवा जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करती है। प्राणवायु, जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब हो गया टच। ठीक है, छूना। ठीक है, तो हमारी जो प्राणवायु है, जब हम ध्वनि को निकालते हैं, जब हमारी जो प्राणवायु है वो हमारे मुंह के किसी भी भाग को छूती है, चाहे वो जिह्वा हो, जीभ हो, कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ठीक है, इन्हें हम 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 5 वर्गों में बांट सकते हैं हम, किनको, स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम इनको हमें 5 वर्गों में बांटा है। कैसे बांटा है, पहला होता है हमारा क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग, और चौथा होता है ट वर्ग, और पांचवा होता है प वर्ग। इसको आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, क च ट त प। ठीक है, कचट तप। अगर आप 2-3 बार रिपीट करेंगे कचट तप, तो आपको पूरे पाँचों के पाँचों वर्ग याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 5 वर्गों में डिवाइड किया है ना। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, के, खे, गे, घे और अणे, चे, छे, जे, झे, या, और टे, ठे, ढे, ढे और अणे। ठीक है दोस्तों, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, ये हमारे पे वर्ग के अंतर्गत। के वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं 5 च वर्ग के अंतर्गत, 5 ही हमारे टे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और 5 ही ते वर्ग के अंतर्गत, और 5 ही हमारे पे वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको हमें 5 वर्गों में बांटा है दोस्तों। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, 25 हो गई ना। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कचट तप। इस तरीके से कचट तप पूरे को याद कर लीजिए, पाँचों के पाँचों वर्ग याद हो जाएंगे। इनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, क वर्ग का जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं क वर्ग के अंतर्गत, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है दोस्तों, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण बोलते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का दंत होता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण बोलते हैं, और प वर्ग का ओष्ठ होता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे, जैसे हमने बोला का बोलेंगे, तो का किससे निकल के आ रहा है, अंदर से जो निकल के आ रहा है, तो वो हमारा कंठ से निकल के आ रहा है, का। ठीक है दोस्तों, बोल के देखिए आप, का तो कैसा हो गया, ये कंठ वर्ण हो गया, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से है। ठीक है दोस्तों, अब हम बोलेंगे चा जब बोलेंगे हम, तो चा हमारी जो जीभ है ये हमारे तालु से टकराएगी। च तालु जो होता है हमारा जीभ के ऊपर वाला भाग होता है, मुंह के ऊपर वाला भाग होता है, उसमें टकराती है जाकर के हमारी जीभ। च तो ये कैसे हो गए, तालु हो गए। मूर्धा, चा जीभ के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग, तालु दांत के ऊपर वाला जो होता है ना, मूर्धा हमारा ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो जैसे हम टा बोलेंगे, टा तो जीभ एकदम ऊपर जाएगी, स्ट्रेट वहाँ जाकर टकराएगी, तो वो हमारा तालु होता है, इसलिए इसको हम मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से टकरा के बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दंत दांत से टकराने वाला अक्षर, तय बोलेंगे, तय बोलेंगे, तो हमारी जो जीभ है वो दांत से टकरा रही है दोस्तों, तो कैसा वर्ण उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया, क्योंकि ये दांत से बोला जा रहा है, इसलिए इसको दंत्य वर्ण
बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारा पै है, पै का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ मतलब होठ। जब हम बोलेंगे पै पै तो हमारे दोनों होठ आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो कैसा हो गया, ओष्ठ वर्ण हो गए ये, ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान होठों से है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, और सभी का अलग अलग उच्चारण स्थान है। का कंठ, चा का तालु, टा का मूर्धा और ता का दंत और पा का ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे नोट में देखते हैं, नोट में क्या है। नोट में है वर्ग के पंचमा अक्षरों का उच्चारण नासिका द्वारा होता है, अतः इन्हें नासिकीय वर्ण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ण के जो पंचमा अक्षर हैं, ये वाले कौन से दोस्तों, ये वाले 5वें अक्षर इधर वाले, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये नाक के द्वारा होता है, नासिका के द्वारा होता है दोस्तों। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं ना, तो इनका उच्चारण जो होता है नाक से होता है। जैसे हम बोलेंगे माँ, माँ बोलेंगे तो नाक से निकलना है ना स्वर, इसलिए इनको नासिक के द्वारा बोला जाता है, इसीलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैंने लिख भी रखा है इसमें, ने 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 और मैं, ये 5 होते हैं हमारे अनुनासिक वर्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सेकंड नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इन वर्णों को बोलते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब जो हमारी जो जीभ है, जब हम किसी वर्ण को बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो वो मुंह के किसी भी भाग को ठीक से स्पर्श नहीं करती है, पूरी तरह से टच नहीं करती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करती है। तो वो कैसे वर्ण होते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कौन से होते हैं हमारे, ये रे लेव है, कौन से होते हैं, ये रे लेव है, ये रे ले और व, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। ये का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। रे का उच्चारण स्थान दंतमूल मशूड़ा, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको वत्सर्ग वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ले का भी हमारा दंतमूल ओष्ठ होता है, क्योंकि पूरी तरह से जीभ किसी भी हिस्से को टच नहीं करती है, इसलिए इसको 2 तरीके से बोलते हैं। दंतमूल है ना, मतलब दंत और मशूड़ा मिलकर के टच होता है जब बोला जाता है ले, तो इसको वत्सर्ग वर्ण बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, वे का दंतोष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचला होठ, ये दोनों से बोला जाता है वे। ठीक है, तो इसको हम दंतोष्ठ बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको ज़रूर तैयार करें, और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बाहर निकलने वाला नहीं है, अगर आपने ये वीडियो पूरा का पूरा देख लिया तो। ठीक है, और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये अब देखते हैं, ये और वे को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये और वे को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर कहा जाता है इनको। ठीक है, रे को लुंठित वर्ण बोलते हैं, ले को पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, और रे और ले को दोनों को वत्सर्ग वर्ण भी बोलते हैं दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण मतलब रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। ठीक है, गर्म हवा निकले, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकले, उनको क्या कहेंगे, हम ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। इनकी भी संख्या दोस्तों 4 होती है। ठीक है, श और है, ये हमारे ऊष्मीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। श सीटी वाला, षटकोण वाला, सरता वाला और है हल, ये हमारे कैसे हैं, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकले, ऊष्मा का मतलब होता है हीट, है ना, गर्म वायु निकले, तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं इनका उच्चारण स्थान। तो श का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं इस वर्ण को।
श का षटकोण वाले श का क्या होता है, मूर्धा होता है, इसलिए मूर्धन बोलते हैं। और श का दंत होता है, इसलिए इसको दंत बोलते हैं। और ह का होता है कंठ। जब हम बोलेंगे है को जब बोलेंगे तो अंदर गले से निकल के आएगा है ना, है, तो कैसा हो गया, कंठ हो गया, कंठ से बोला जा रहा है ना, तो कंठ वर्ण हो गया ये दोस्तों, है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा संयुक्त व्यंजन। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों के संयोग से बना हुआ, है ना। दो अलग अलग व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन को हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक है, छत्र, ज्ञ और ऋषि, ये हमारे 4 कैसे होते हैं, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। छ, त्रय, ज्ञ ज्ञानी और ऋषि, ये हमारे 4 कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, छः जो होता है हमारा, इसको किस किस शब्द से मिलकर बना है, तो आधा क और षटकोण वाला स से मिलकर बनता है छः। ठीक है दोस्तों, त्रय आधा तय और रे से मिलकर बनता है। ज्ञ ज्ञानी जय आधा जय और यहाँ से मिलकर बनता है। और श्री जो होता है हमारा सीटी वाला आधा से और रे से मिलकर के बनता है। इन अक्षरों से मेल से बनते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छत्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक है दोस्तों, छः किससे मिलकर के बनता है, आधा के और शा से, षटकोण वाले सा से। त्रय आधा तय और रे से, ज्ञानी आधा जय और यहाँ से, और श्रेय जो हमारा सीटी वाला से और आधा और रे से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी को मैं बेहतर बनाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा उच्चिप्त वर्ण। उच्चिप्त वर्ण क्या होता है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएंगे हमारे, वो हमारे उच्चिप्त वर्ण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मतलब जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जो जीभ होती है वो एकदम ऊपर लगे, मतलब जो हमारा जीभ का जो ऊपर का भाग होता है तालू से टकराए। ठीक है दोस्तों, सॉरी, मूर्धा से टकराए, मूर्धा से, और मूर्धा को स्पर्श करने के बाद में एकदम झटके से नीचे जब आती है, तो वो हमारे कैसे वो वर्ण होते हैं, वो उच्चिप्त वर्ण होते हैं। उच्चिप्त वर्णों की संख्या हमारी 2 होती है। कितनी होती है, 2। कौन कौन से, ड और ढ, ये जो हमारे होते हैं उच्चिप्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, जीभ के ऊपरला भाग जो होता है ना मूर्धा, उससे जब टकराती है जीभ और एकदम नीचे आती है बोलने में, जब आप बोलेंगे ड बोलेंगे तो जीभ ऊपर जाएगी, टकराएगी, है ना, मूर्धा से, और एकदम नीचे आएगी ट, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारे उच्चिप्त वर्ण हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब अघोष वर्ण और घोष वर्ण। ठीक है, अघोष और सघोष। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी के सारी वर्णमाला इसी वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर ग्रंथि में कंपन नहीं होता है। ठीक है, कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कंपन वे वर्ण जिनके उच्चारण मतलब जिनको बोलते समय हमारी जो स्वर ग्रंथि है, जहाँ से हमारे स्वर निकलते हैं, उसमें कंपन नहीं होता है, तो हमारे होंगे अघोष वर्ण। क्या कहलाएंगे, वो अघोष वर्ण कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब स्वर ग्रंथि में कंपन होता है तो कैसे हो जाएंगे, वो सघोष हो जाएंगे या घोष हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सघोष वर्ण ये फिर भी देख लेते हैं। जिनके उच्चारण से स्वर ग्रंथियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम सघोष वर्ण कहते हैं दोस्तों। सघोष या घोष एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अघोष वर्ण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण से हमारी जो स्वर ग्रंथि है उसमें कंपन ना हो, उसे हम अघोष बोलेंगे। और जिसके उच्चारण से जिन वर्णों के उच्चारण से हमारी स्वर ग्रंथि में कंपन हो
उसको क्या बोलेंगे हम, उसको सघोष बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैंने ये वर्णों को बना भी दिया है, ऐसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे अघोष वर्ण हैं और ये घोष या सघोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पांचों जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उनको मैंने इसमें बांटा है। तो का और खा, ये जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये तो हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। और ये पीछे वाले जो तीनों होते हैं, ग, घ और अण, ये हमारे तीनों के तीनों ये किस में आएंगे, ये हमारे सघोष में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अघोष वर्ण हो गए और ये हमारे हो गए सघोष वर्ण। ठीक है, इसके उच्चारण में हमारी जो स्वर ग्रंथि है उसमें बिल्कुल भी कंपन नहीं होगा। आप बोल के दिखिए, जैसे हम बोलेंगे का बोलेंगे तो हमारी जो स्वर ग्रंथि है उसमें बिल्कुल भी कंपन नहीं हुआ। ठीक है, आप बोल के देखिए, का हुआ, नहीं हुआ ना। अगर हम बोलेंगे घा बोलेंगे तो हमारी जो स्वर ग्रंथि है उसमें कंपन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे सघोष वर्ण और ये हमारे घोष वर्ण हो गए दोस्तों। ठीक है, घोष वर्ण के अंतर्गत ये तीनों और आते हैं, शा और तीनों सा जो होते हैं ये हमारे घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इधर हमारे जो य, र, ल, व और है, ये भी हमारे सघोष वर्ण, ये हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो उनको मैंने उनके नीचे ही इंक्लूड कर दिया है दोस्तों, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले जो दोनों क और ख वाले जो कॉलम हैं ये हमारे अघोष वर्ण हो गए और ये वाले हमारे कैसे हो गए, ये हमारे ये सघोष वर्ण हो गए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत कई बार पूछा जाता है। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्प मतलब बहुत कम। ठीक है, अल्प का मतलब होता है बहुत कम, मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु मतलब हमारी प्राणवायु किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं ना। तो जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, और महाप्राण जिनके उच्चारण में बहुत अधिक प्राणवायु प्रयुक्त होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, महाप्राण जिनके उच्चारण में बहुत अधिक प्राणवायु प्रयुक्त होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको हम वर्ग के अंतर्गत हिसाब से समझेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ये क वर्ग है, ये ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, इनको जब हम बोलेंगे अल्पप्राण और महाप्राण कैसे पहचानेंगे, ट्रिक के सहारे से। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है हमारा, हम अल्प से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, अल्प से स्टार्ट करेंगे और अल्प पे ही छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा कॉलम है ये हमारा अल्प है, अल्प प्राण हो गए। दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। ठीक है, अल्प महा अल्प। ठीक है, अल्प से स्टार्ट किया, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, तो का जो हमारी ये जो हमारी ये कॉलम है ये तो हमारा अल्प प्राण हो गया। ये खा वाला कॉलम महाप्राण हो गया, गा वाला कॉलम अल्प प्राण हो गया, घा वाला कॉलम ये हमारा महाप्राण हो गया, और नीचे ये पंचवा अक्षर होते हैं ड वाला, ये हमारा अल्प प्राण हो गया। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अल्प से स्टार्ट करेंगे और अल्प पे ही ख़त्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अल्प प्राण और महाप्राण। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी की पूरी वर्णमाला एक ही वीडियो में हमने डिस्कस की और बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस की। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक तो बनता है क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से नोट्स तैयार करना पड़ता है, तो आप लोग एक लाइक बनता है और एक शेयर भी बनता है। और चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला से निकल के नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।